हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। फ्रेंड्स, आज हम 4th और 5th मार्च के करंट अफेयर देखेंगे। उसके बाद एक वीडियो और आपको मिलेगा आज 6 और 7 मार्च की। तो आज डेट है 7 मार्च। तो देखो, हमने 2nd और 3rd का मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। तो ये आप 2nd और 3rd का मैंने अपलोड कर दिया है। 4th और 5th का जस्ट ये वीडियो होगा। उसके बाद 6 और 7 का भी मिल जाएगा आपको सेम डे, आज ही के दिन। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो, मैपिंग हम देख रहे थे। मैपिंग में हमने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, देन यूरोप, देन ऑस्ट्रेलिया, देन एशिया महाद्वीप, हमने ये सारी चीज़ें इतनी देख रखी थी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंडिया के बारे में। देखो, हमने एक चीज़ पहले ही आपसे कहा था कि देखो, इंडिया पे हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि प्यारा हमारा भारत, इसके बारे में हमें डिटेल से जानना है, क्योंकि सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन हम इसके स्टेट्स अलग अलग देखेंगे, उसके कैपिटल्स देखेंगे, कौन से खनिज कहाँ पे पाए जाते हैं, कोयला कौन से पाया जाता है, मिट्टी कौन सी पाई जाती है, कौन से पर्वत कहाँ पे है, कौन सा पठार कहाँ पे है, कौन सी नदियाँ हैं, ये सारा हम एक एक करके देखते चलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टेट रिवीजन कर रहे हैं। तो कल मैंने स्टार्ट किया था इसको आज। ठीक है। तो आज हमें सेकेंड टाइम स्टेट को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की। मैंने आपको बताया था कि अगर आप दिन भर में अगर 5 बार इसको देख लें तो आपको 2 या 3 दिन में नॉर्मली याद हो जाएगा। तो हम सीक्वेंस से ऊपर से देखते हुए आते हैं। सबसे पहला जो राज्य आता है वो आता है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी कैपिटल क्या है? ईटानगर। ठीक है। अब अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजोल, त्रिपुरा अगरतला, मेघालय शिलोंग, असम दिसपुर। ये हो गई आपकी, जिसको हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, या पूर्वोत्तर राज्य के नाम से जानते हैं, या नॉर्थ ईस्ट राज्य के नाम से जानते हैं। 8वां एक और देश आ जाता है, जिसको सिक्किम गंगटोंग बोलते हैं। हम उसको नॉर्मली 7+1 के नाम से जानते हैं। ठीक है। 7 सिस्टर के नाम से इसको जानते हैं, +1 सिक्किम को भी हम इसी में जोड़ते हैं। देखो, इसको चिकन नेक बोलते हैं। चिकन नेक गलियारा भी इसको बोलते हैं। इस वाले पोर्शन पे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। चिकन नेक गलियारा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं ना, ये वाला है। ये बहुत ही पतला सा एक एरिया है जो मतलब नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है हमारे। ठीक है। मेन लैंड मतलब मेन भारत से, भारत का पार्ट तो ये भी है, बट ये है कि जो सेंट्रल भारत हमारा उससे जोड़ता है। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर नॉर्थ की स्टेट की बात करें, जम्मू कश्मीर वाले एरिया की अगर बात करें, तो हमें 5 स्टेट नॉर्मली देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले ऊपर बात करें जम्मू कश्मीर। अब इसकी राजधानी कहाँ है? राजधानी देखो श्रीनगर हम जानते हैं, लेकिन देखो समर में श्रीनगर होता है, विंटर में जम्मू हो जाता है। बट इतना डिटेल में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ऐसे सेम शिमला के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ भी होता है। इसकी जो समर की कैपिटल होती है नॉर्मली तो शिमला होती है, लेकिन विंटर की कैपिटल धर्मशाला कर दिया जाता है। बट आपको इतना डिटेल में नहीं जानना है, बस आपको इतना याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश शिमला है इसकी कैपिटल, जम्मू कश्मीर श्रीनगर है। पंजाब, अगर हम पंजाब की बात करें तो देखिए, पंजाब और हरियाणा, मैंने इसको दोनों बताया था कि चंडीगढ़ जब ये देखो भाषाई आधार पर जब ये राज्य बना पंजाब, ठीक है, और सॉरी भाषाई राज्य पे हरियाणा बना था। तो हरियाणा जब अलग हुआ भाषा के आधार पर, ये हरियाणा हिंदी, क्योंकि देखो हरियाणा में हिंदी बोलते थे और पंजाब वाले इस पूरे इलाके में पंजाबी बोलते थे। तो ये दोनों जब अलग हुए तो उस टाइम पे ये था कि चंडीगढ़ किसको दिया जाए। चंडीगढ़ हरियाणा कहता था मुझे चाहिए, पंजाब कहता था मुझे चाहिए। इन दोनों के बीच लड़ाई हो गई। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि यार ये तो मतलब मसला सब सुलझेगा नहीं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, चंडीगढ़ को यूटी बनाते हैं और इन दोनों राज्यों में बांट देते हैं। बांटने इन द सेंस कि चंडीगढ़ की कैपिटल दोनों की हो जाएगी और ये यूटी की तरह एक काम करेगा। तो दोनों को कैपिटल के रूप में दे दिया गया चंडीगढ़। तो जो जितनी भी अपनी प्रशासनिक इकाइयाँ ये देखते हैं, ये चंडीगढ़ से ही देखते हैं। लेकिन इनकी जो मैनेजमेंट है दोस्तों चंडीगढ़ का, वो पूरा यूटी के अंदर आता है। मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब केंद्र के द्वारा इसको शासित किया जाता है। बस इतने पॉइंट्स आप याद रखिएगा। बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उसके बाद दिल्ली की तो न्यू दिल्ली है। न्यू दिल्ली भी देखो यूटीज है और पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त है इसको। अच्छा, 2 ही यूटीज है जिसमें क्या है, आपका विधानसभा है। तो आप ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन कौन से 2 यूटीज है। तो याद रखिए, एक दिल्ली है, एक पुदुचेरी है। ठीक है, एक दिल्ली है आपका, एक पुदुचेरी या पौंडीचेरी जिसको हम बोलते हैं वो है। दो ही ऐसे यूटीज है जिनके पास अपने खुद की विधानसभा है। तो आप ये भी चीज़ें याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर मिडिल और वेस्ट की अगर स्टेट देखें अपने, तो एक एक करके हम देख लेते हैं। हरियाणा देख लिया था हमने, न्यू दिल्ली देख लिया था। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो कैपिटल है लखनऊ। ठीक है। राजस्थान की जयपुर, गुजरात की गांधीनगर, और देखो दमन दीव दादरा नगर हवेली यूटीज़ के बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा। ये सारे देखो यहाँ पे हैं। दीव यहाँ पे है, दमन यहाँ पे है, दादरा नगर हवेली सिलवासा के पास में है। ठीक है, दादरा नगर हवेली। महाराष्ट्र की मुंबई, पहले इसका नाम बम्बई हुआ करता था। ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश का भोपाल, छत्तीसगढ़ का नया रायपुर भी बोलते हैं, रायपुर भी बोलते हैं। ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं उड़ीसा, भुवनेश्वर, झारखंड, रांची, बिहार, पटना,
वेस्ट बंगाल कोलकाता। ठीक है, पहले इसका नाम कलकत्ता हुआ करता था, बाद में इसका नाम चेंज करके कोलकाता कर दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं तो देखो यहाँ पे गोवा की कैपिटल है पणजी या पणजी, मतलब हिंदी में पणजी बोलते हैं, इंग्लिश में पणजी बोलते हैं। ठीक है, कर्नाटक का बेंगलुरु या पहले बंगलोर बोलते थे इसको। ठीक है, तो बेंगलुरु। केरला तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु चेन्नई, जिसका नाम पहले मद्रास हुआ करता था। पुडुचेरी की पुदुचेरी है। ठीक है, पौंडीचेरी भी बोलते हैं। अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर यूटीज है, पुदुचेरी यूटीज है। ठीक है, उसके आगे आपका लक्षद्वीप, जिसका कैपिटल है कावारती। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये भी यूटीज है। उससे ऊपर बढ़ते हैं तो आंध्र प्रदेश की राजधानी देखो हैदराबाद है। अभी तो हैदराबाद है, बट जल्द ही अमरावती होने वाला है। ठीक है, तो अमरावती के रूप में कैपिटल के रूप में डेवलप किया जा रहा है, वहाँ पर डेवलपमेंट के बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। तो अमरावती होगा आने वाले टाइम में आंध्र प्रदेश का कैपिटल, लेकिन अभी हैदराबाद है। तेलंगाना की भी कैपिटल कहाँ पे है? हैदराबाद में। क्योंकि देखो जब तेलंगाना 2014 में अलग हुआ, पहले ये पूरा एरिया आंध्र प्रदेश हुआ करता था, ये पूरा का पूरा। लेकिन जब तेलंगाना अलग हुआ तो तेलंगाना क्या था, तो अलग हो तो ये हैदराबाद कहाँ चला गया? तेलंगाना में चला गया। ठीक है, जब तेलंगाना में हैदराबाद चला गया तो आंध्र प्रदेश को लगा कि यार आप कब तक इसको अपना कैपिटल बना के रखेंगे। 10 साल के लिए तो कहा गया कि आने वाले 10 सालों के लिए हैदराबाद ही कैपिटल रहेगी, किसकी? आंध्र प्रदेश की। लेकिन अमरावती इन्होंने डेवलप किया है, तो हो सकता है 2024 तक, 10 साल बाद बोला 2024 तक, या हो सकता है उससे पहले ही अगर अमरावती शहर बन के तैयार हो जाएगा तो कैपिटल इसकी परमानेंट आंध्र प्रदेश की अमरावती हो जाएगा। ठीक है, तो देखो लगभग हमने ये स्टेट्स देखे हैं। कल हम कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, वो भी देखेंगे हम। आगे बढ़ते हैं तो देखो 18th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या था। तो देखो भाषाई आधार पर, देखो इसके अभी जस्ट हमने कुछ देर पहले ही डिस्कस भी किया था। इसके अंतर्गत पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषा क्षेत्र को हिंदी भाषा क्षेत्र हरियाणा के रूप में गठित किया गया। मतलब दोनों का अलग कर दिया गया, एक तरह से कह लो। पंजाब में पंजाबी बोलते थे तो अलग कर दिया गया, और हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा को अलग कर दिया गया। तो 1966 में बना था। तो ये भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है हरियाणा कब बना था। तो 1966 में हरियाणा अलग हो जाता है। ठीक है, और चंडीगढ़ को क्या कर दिया गया? चंडीगढ़ को यूटी बना दिया गया था। दोस्त ये भी चीज़ें मैंने आपको जस्ट अभी कुछ देर पहले ही आपसे डिस्कस किया। उसके बाद 1967 में क्या हुआ? 1967 में दोस्तों सिंधी भाषा को ऐड किया गया हमारी 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में। आपको मैंने बताया था कि देखो 395 आर्टिकल शुरू में थे हमारे संविधान जब लिखे गए थे, अनुच्छेद जिसको बोलते हैं 395 थे। जो चीज़ें लिखी नहीं जा सकी इसमें उसको हम अनुसूची यहाँ बोलते हैं। अनुसूची टोटल शुरू में 8 थी, प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 12 है। ठीक है, अब देखो आज के टाइम में नहीं पूछा गया कि आज के टाइम पर आर्टिकल्स कितने हैं। लगभग ये मतलब 495 490 के आसपास कहा जाता है, बट वो ठीक है, उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको मूलतः कितने थे याद रखिएगा, 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियाँ थी, 22 भाग थे। ये आपको मेन पॉइंट्स इतने याद रखने हैं। ठीक है, और अभी कितनी अनुसूचियाँ? 12 हैं, जिसमें 9, 10, 11, 12 ये 4 अनुसूचियाँ जुड़ी थी। ठीक है, तो देखो पहले हम भाषाएं कितनी थी आपसे ये भी पूछा जा सकता है। जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ तो उसमें भाषा कितनी थी? टोटल भाषाएं देखो उसमें 14 थी जिसको संवैधानिक दर्जे प्राप्त थे। लेकिन अभी की टोटल कितनी है? 22 हैं। ठीक है, संविधान की 22 भाषाएं हैं, जिसमें कि जब आप IAS निकालते हैं तो आपको एक क्वालिफाइंग पेपर होता है। एक तो इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर होता है, पेपर बी, और एक पेपर ए होता है जिसमें आपको कोई भी 22 भाषाओं में से एक भाषा चूज करना पड़ता है जो हमारी अनुसूचिया में उसमें ऐड किया गया हुआ है। ठीक है, उसी अनुसूची में से 22 भाषाओं में से आप एक भाषा चूज करते हो, जैसे हिंदी भी उसमें से एक है। ठीक है, तो आप हिंदी भी यूज कर सकते हो, मराठी, गुजराती, ये सारे लैंग्वेज में जो हमारी इसमें 8वीं अनुसूची में दिए गए हैं 22 भाषाओं में, उसमें से आप कोई भी एक चूज करके उसमें आप एक क्वालिफाइंग पेपर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तब रिवर सिस्टम की अगर बात करें हम, तो देखो रिवर सिस्टम हमने क्या क्या देखा था पहले बता देता हूँ। इंडस देख लिया था हमने, गंगा देखा था, देन ब्रह्मपुत्र देखा था, और अभी हम कावेरी नदी डिस्कस कर रहे हैं। कावेरी नदी के बाद ऊपर हम बढ़ेंगे कृष्णा देखेंगे, फिर गोदावरी देखेंगे, फिर महानदी देखेंगे। उसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लूनी नदी आती है, लूनी देखेंगे, नर्मदा देखेंगे, तापी देखेंगे। ये जो मेजर नदियाँ हैं वो सारी की सारी हम कवर करने वाले हैं। तो आज बात करते हैं कावेरी रिवर सिस्टम की। दोस्तों कावेरी रिवर सिस्टम मैंने कल भी आपसे उससे डिस्कस किया था। तो कावेरी नदी आपका ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, लगभग 800, कहीं देखो कहीं 750 मिलता है, कहीं 760 मिलता है, कहीं 800 मिलता है, बट ये है कि आप 800 के आसपास याद रखिए। ठीक है, नॉर्मली आपको ज़्यादातर जगह पे देखोगे तो आप 760 मिलता है, 760 किलोमीटर के आसपास लिखा हुआ ज़्यादातर टाइम मिलता है ये। तो ये भी देखो थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, तो ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा। प्लस मतलब यूपीएससी में तो लेंथ वाले क्वेश्चन आते भी नहीं है, बट बाकी जो अदर स्टेट्स एग्जाम है उसमें भी नॉर्मली थोड़े डिस्प्यूटेड क्वेश्चन पूछे जाने के थोड़े से चांसेस कम होते हैं। तो बस आप इतना याद रखिएगा, लगभग 800 के आसपास है। अगर एग्जैक्टली पूछेंगे तो ज़्यादातर टाइम ये 760 किलोमीटर लिखा हुआ मिलता है। हिरांगी, हेमवती, सिमसा, अर्कावती, कबानी, भवानी, अमरावती, ये सारी इसकी नदियाँ हैं। तो हम एक एक करके वो देखेंगे।
देखो ये मैप ना ये आपको बहुत मदद करेगा। क्यों? जितनी भी नदियां हैं सबका उद्गम स्थल इसमें देखो दिख जाएगा आपको, ठीक है। इसमें सारा का सारा एक ए टू जेड डिटेल में दिख जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले इंडस नदी की बात करूं, देखो यहाँ पे बोरकुच हिमनद लिखा हुआ है, यहाँ से निकलती है नदी, ठीक है। उसके आगे देखो बेरीनाग से निकलती है आपकी झेलम, फिर चेनाब निकलती है बारालाचा दर्रे से, फिर उसके बाद राकेशताल से निकलती है आपका, राकेशताल से आपकी नदी निकलती है इसमें सतलज, ब्यास और रावी निकलते हैं आपका, यहाँ पे देख नहीं होगा आपको, ठीक है, रोहतांग दर्रे से। उसके बाद आंशिक ग्लेशियर से आपका टीसांगपो जिसको ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं वो भी निकलती है, भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा जहाँ पे आकर मिलती है, उसके बाद यहाँ गंगा के नाम से गिरती है। अब यहाँ पे देखो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकली है? कावेरी नदी। तो आपको देखो सारी नदियों का उद्गम त्र्यंबक की पहाड़ियों से लेकर गोदावरी निकलती है, ठीक है, कृष्णा महाबलेश्वर से निकलता है। तो ये देखो सारी नदियों का आपको उद्गम भी इसमें मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने ये मैप एटलीस्ट आपको अपने पास रखना है हमेशा, दिन भर में एटलीस्ट एक बार देखिएगा, तो आपका एक क्वेश्चन लगभग तैयार हो जाएगा। कौन कौन सी नदी कहाँ निकलती है और कहाँ गिरती है और किस साइड बहती है, ये एटलीस्ट बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। तो अब कावेरी नदी के बारे में मैंने पढ़ लिया, ब्रह्मपुत्र की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। उससे आगे बढ़ते हैं हम, तो देखो नदी देखते हैं, तो नदियों में देखो ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। तो नॉर्मली आप देखोगे दो स्टेट से मेजरली शेयर करता है ये, पहला कर्नाटक, दूसरा तमिलनाडु। लेकिन इसके अलावा भी कुछ एरिया जो सहायक नदियाँ इसकी केरल के साथ भी लगती है, प्लस पुदुचेरी के साथ भी होती है। तो इसकी वजह से क्या है, चारों स्टेट को इंक्लूड किया जाता है। अब कर्नाटक और तमिलनाडु का डिस्प्यूट बहुत देखेंगे कावेरी नदी जल विवाद को लेकर, बहुत सारे वर्डिक्स भी आते हैं और बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड भी रहता है, इसलिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है, ठीक है। अब इसकी सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। जो मैंने रेड कलर से सर्कल कर रखा उसको देखो मैंने ये सीक्वेंस रखा है, ठीक है। जो शुरू की चार नदियाँ हैं इसकी आपकी लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज है। जैसे अगर यहाँ पे बात करें तो हिरांग, हेमावती, ठीक है, सिस्मा और आपका अर्कावती, ये सारी नदी, ये चार की चार नदियाँ आपकी लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज, मतलब अगर आप ऐसे जा रहे हो तो आपके ये लेफ्ट साइड में पड़ेगा और इधर से जा रहे हो तो राइट साइड में पड़ेगा, ठीक है। उससे आगे बढ़ते तो लक्ष्मणा तीर्था यहाँ पे है। लक्ष्मणा तीर्था से आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों काबिनी नदी, काबिनी नदी के बाद आगे बढ़ेंगे तो आपका भवानी नदी आ जाता है। भवानी के बाद नोयल, नोयल के बाद अमरावती, अमरावती के बाद सुवर्णवती, ठीक है। अब देखो अमरावती यहाँ पे है तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अमरावती नदी यहाँ पे भी है, तो अमरावती अपने प्लेस का भी नाम सुना था कुछ देर पहले ये भी, ठीक है। तब याद रखिएगा पश्चिमी घाट से निकलती है और अरब के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आपसे एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि किस साइड से निकलती है, कहाँ गिरती है। तो याद रखिएगा पश्चिमी घाट से निकलती है और ये अरब बे ऑफ बंगाल में जाके गिरता है, ठीक है, पानी इसका। तो ये सारे पॉइंट्स तो जो आपको याद रखना है, बाकी इसके लेफ्ट ट्रिब्यूटरी राइट ट्रिब्यूटरीज ये दोनों याद रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों एमडीआर की, ठीक है। तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है इसको सबसे पहले समझते हैं। मर्चेंट डिस्काउंट रेट सिंपली अगर हम बात करें तो जैसे अगर आप कभी दुकान पे जाते होंगे तो ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग तो नहीं, जैसे आपने कई स्टोर्स में गए, ठीक है, बड़े आप मॉल में गए तो आप कार्ड से पेमेंट करते हैं, चाहे डेबिट कार्ड होगा आपके पास या तो क्रेडिट कार्ड होता है, दो ही चीज़ें होती हैं जिससे आप क्या करते हो, शॉपिंग करते हो। बड़े बड़े मॉल में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन अब कई छोटे छोटे दुकानदारों के पास जाओ तो वो कहता है भैया आप कार्ड से पेमेंट लेते हैं क्या, बोलेगा लेते तो है लेकिन 2% आपको एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है, ऐसा बोलते होंगे। तो देखो रियलिटी ये है कि ये 2% एक्स्ट्रा कस्टमर को नहीं देना होता, ये 2% ना जो मर्चेंट होता है, मतलब जो दुकानदार होता है उसको देना होता है। लेकिन क्या करता है वो लोगों को चिपकाने की कोशिश करता है कि लोग मतलब कार्ड से पेमेंट ना करके या तो कैश में पैसा दे जिसपे कि उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, दूसरा अगर उनको चाहता है अगर कार्ड से पेमेंट करना ही है आपको तो 2% आप हमें टैक्स भरिए, जो टैक्स उनको भरना होता है। बट रियलिटी ये होती है कि जो भी आप परचेज करते हो कार्ड से कभी भी आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना, जो 2% टैक्स भरना होता है ना वो मर्चेंट को भरना होता है, दुकानदार को भरना होता है, व्यापारी को भरना पड़ता है, ना कि कस्टमर भरता है। कस्टमर को उतना ही पैसा भरना जितना उसका बिल बनता है, जो 2% एक्स्ट्रा टैक्स लगता है वो इनको भरना पड़ता है, व्यापारियों को भरना पड़ता है। लेकिन वो कस्टमर से डायरेक्टली कहते हैं कि आप अगर कार्ड से पेमेंट करेंगे तो आप पे ऊपर लगेंगे। एक्चुअली रियलिटी ऐसी नहीं है, ठीक है, लोगों को पता नहीं होता, इस वजह से क्या है दुकानदार हमें ऐसे बेवकूफ़ बना देते हैं या ऐसी चीज़ें हमें कह देते हैं। तो रियलिटी ये है कि जितने भी 2% टैक्स लगते हैं वो मर्चेंट को भरना पड़ता है, व्यापारियों को भरना पड़ता है, कस्टमर को नहीं। ये तो होगी आपके ज्ञान की बातें। अब इसमें होता क्या है कि देखो अब 2% टैक्स करके ना लगभग एक साल में 10,000 करोड़ के आसपास, मतलब जो व्यापारियों को क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसा देना पड़ जाता है, मतलब 2% के हिसाब से 2% सारे परचेज पे 10,000 देना पड़ जाता है। डेबिट कार्ड की बात करें तो डेबिट कार्ड के यार पहले लगभग 3,500 करोड़ के आसपास इनको मतलब इतने पैसे दे देने पड़ते हैं बस ट्रांजेक्शन के, ठीक है। देखो बहुत सारी मीडिएटर कंपनियां भी होती हैं, जैसे अगर हम बात करें तो पेपाल, ठीक है, ऐसे बहुत से वीज़ा, ये जो आप वीज़ा, रुपे, ये सब क्या है कंपनियां हैं,
ठीक है। तो ये जब ट्रांजेक्शन वगैरह कराती है इनके कुछ परसेंटेज कमीशंस लेती हैं, तो वही कमीशंस के और कुछ गवर्नमेंट को पैसे जाता है, तो वो सारे इनको 2% होता है, मतलब 2% नॉर्मली होता है, बट ये गवर्नमेंट निर्धारित करती है कितने परसेंट हमें लेना है, तो ये पैसा इनको जाता है, ठीक है। तो अब इसी वजह से क्या है कि जो व्यापारी थे बहुत ज़्यादा मतलब जो कैश प्रमोशन है उसको रोकने मतलब नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि कैश में कोई हम मतलब कैशलेस कोई पैसा हमें मतलब डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू दे हमें, वो चाहते थे कि हमें सारे सब कुछ कैश में मिले। तो आईआईटी बॉम्बे ने इस पर रिसर्च किया और उन्होंने बोला कि सबसे बड़ा रोड़ा है ये आपका एमडीआर। तो गवर्नमेंट ने अभी क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा कि अगर 2,000 रुपये तक का आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, 2,000 रुपये तक कोई ट्रांजेक्शन करता है कोई आपसे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर कोई भी एमडीआर नहीं लगेगा। तो इसमें आपको एमडीआर में छूट दे दी गई है, ठीक है। तो एमडीआर में इसमें छूट दे दी गई है, जिसके अंदर मर्चेंट डिस्काउंट रेट में छूट दे दी गई है, जिसके तहत 2% अब नहीं लगेगा अगर आपकी पेमेंट 2,000 रुपये तक की है। तो अब क्या है कि जो मर्चेंट हैं, जो व्यापारी हैं, वो 2,000 रुपये आपसे आराम से ले लेंगे। अगर आप कार्ड से पेमेंट करना चाहोगे तो मना नहीं करेंगे वो, क्योंकि उनको पता है कि इस पर हमें अब टैक्स नहीं देना। टैक्स क्या मतलब फीस जो लगती है, फीस नहीं देना है, ठीक है। टैक्स नहीं कहेंगे एक्चुअली में, इसको फीस कहेंगे, ठीक है। तो ये इतने पॉइंट्स थे, बस इतना आपको याद रखना है। बाकी अगर कोई आपको कल कहता है, अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हो, अगर वो कहता है आपसे 2% लगेगा, तो वो बोलिएगा उसको कि भाई हमें नहीं लगता ये टैक्स, ये आपको लगता है, ठीक है। बोलो आपने पढ़ रखा है, ऐसे बेवकूफ़ ना बनाओ हमें। तो इससे लाभ क्या होगा, इससे लाभ ये हो जाएगा, जो पॉइंट ऑफ सेल पीओएस मशीन होती है ना, आप छोटा सा देखते हो एचडीएफसी का ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा स्क्रीन सा बना होता है, यहाँ पे कार्ड लगाते हैं तो स्वैप करते हैं, इधर कार्ड लगा देते हैं तो स्वैप कर देते हैं यहाँ से, राइट, ऐसे बना होता है। तो उसमें बटन लगे होते हैं तो पेमेंट करते हैं ऐसे कार्ड से, तो सेम वही होता है। तो लोग व्यापारी इसको रखना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमें 2% खुद से जेब से देने हैं, तो इससे अच्छा है कि हमें इसे रखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक ही जाती है, अगर इसमें छूट मिलेगा तो लोग क्या होंगे, इसको खरीदने के लिए मतलब एक तरह से सोचेंगे कि नहीं एक अच्छा उपाय है बिज़नेस के लिए, हमारे बिज़नेस को एक्सपेंड करने में भी क्या करेगा, ये हमारी मदद करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व में आग लग गई थी। तो देखो आपको बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे याद रखना है, ठीक है, कहाँ आग लगी क्या है, ये सब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा होता है, ठीक है, अगर आप मेंस में अप्रोच लिखना चाहें। लेकिन इसमें राइटर ये भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ, 60,000 सालों से ये प्रथा चली आ रही। प्रथा इन द सेंस कि 60,000 पहले भी क्या जंगलों में आग लगते थे और आज भी आग लगते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब देखो दो तबके होते हैं। एक तो ये तबका ये होता है, तबका इन द सेंस कि एक कम्युनिटी ऐसी होती है जो कहती है कि आग लगना बहुत ही बुरा होता है। दूसरा कम्युनिटी ऐसा होता है जो कहता है आग लगना सही है, क्योंकि जो पुराने मतलब जो कुछ पौधे कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनको आग की वजह से क्या होते हैं, वो अंकुरित हो जाते हैं, या फिर उनको फलने फूलने के लिए बहुत ही अच्छी उनके लिए उपज हो जाती है, या एक तरह से कह सकते हो रासायनिक उर्वरक के रूप में काम करते हैं। बट कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो आग के चपेट में आने से उनकी प्रजाति भी समाप्त होने का डर होता है। तो इसमें तो खींचेतानी लगा रहता है। तो क्योंकि ये देखो एक ऐसा मामला नहीं जो पूरी आइडियल कंडीशन हो सके, बट हमें इतने पॉइंट्स याद नहीं रखने हैं, बस हमें इतना याद रखना है कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो ये कर्नाटक में है। अब बात करते हैं स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन के बारे में। तो देखो सबसे पहले तो स्पेस एक्स के बारे में जानते हैं दोस्तों। स्पेस एक्स जो है ना, ये टेस्ला कंपनी, टेस्ला मोटर्स का नाम आपने सुना होगा, पेपाल का नाम सुना होगा। पेपाल एक वेबसाइट है, इससे पेमेंट गेटवे एक तरह से, ठीक है, जिसके थ्रू हम पेमेंट वगैरह करते हैं। तो उसके इलॉन जो संस्थापक हैं इलॉन मस्क, तो उन्होंने 2002 में इसकी स्थापना की थी स्पेस एक्स की। तो ये जैसे हमारा इसरो है वैसे ही अमेरिका का नासा आपने सुना होगा। तो नासा के अलावा भी एक इनका मतलब प्राइवेट खुद का ये एक स्पेस सेंटर है जिसका नाम है स्पेस एक्स नाम रखा हुआ है उन्होंने, ठीक है। तो प्राइवेट एरोस्पेस इनका है, मैन्युफैक्चरिंग और स्पेस ट्रांसपोर्ट है। तो ये खुद का इनका है, मतलब इलॉन मस्क का प्राइवेट है ये। जैसे रिलायंस अपना कुछ करने की सोच रहा है ऐसे ही, बट ठीक है रिलायंस इतना सक्सेसफुल नहीं है अभी, बट इलॉन मस्क का बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। और इनका सपना है कि आने वाले मतलब वो चाहते हैं कि मतलब आज से 50 साल बाद अगर या वो चाहते मरना हो तो मैं कहाँ मरूँ, स्पेस में मरूँ, मतलब ऐसा हो कि स्पेस में रहने के लिए सब कुछ हो जाए। तो उनका वो विजन के साथ वो काम कर रहे हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है। स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन एक्चुअली क्या कि छोड़ा गया स्पेस एक्स के द्वारा और जाके कहाँ है, जो ISA है, मतलब जो आपका इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है, वहाँ पे जाके वो उसमें जुड़ गया, ठीक है। तो बस इतना ही पॉइंट्स याद रखना है कि आपका जो स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन है किसने भेजा था। तो आप याद रखिए स्पेस एक्स का नाम ही इसमें है, स्पेस एक्स ने भेजा था और कहाँ पे जाके जुड़ा था, ठीक है। तो ये जो स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन है ये जाके आपका अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है जिसको ISS बोलते हैं हम, उससे जाके ये अटैच हो गया। तो इतने पॉइंट्स आपको बस याद रखने हैं। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं बट उतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बट याद रखिए किसी जाके जुड़ा था तो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है तो उससे जाके जुड़ गया, ठीक है, स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन। आगे बात करते गिनीज में शामिल कुंभ मेला 2019।
देखो गिनीज के जो मेंबर्स थे वो 28 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक प्रयागराज का दौरा किया उन्होंने। आपको पता है कि कुंभ में इस साल बहुत सारे लोग आए, मतलब करोड़ों की संख्या में लोग आए। तो अभी क्या है कि पेंट माई सिटी के तहत देखो यहाँ पे पेंटिंग का भी एक पूरा, मतलब पूरा का पूरा, आप अगर इलाहाबाद अगर आए होंगे, प्रयागराज आए होंगे आप, तो कुंभ के टाइम पे आप पूरी सिटी क्या थी, पेंटिंग से रंगी हुई थी। पूरा का पूरा कुंभ, मतलब पूरा का पूरा सिटी पेंटिंग से रंगी हुई थी। रोड वगैरह सब कुछ बढ़िया से बना हुआ था, सब कुछ एकदम मस्त आपको दिखता, अच्छा सा दिखता सब कुछ, ठीक है। तो बट वो हमारे देखो काम का नहीं है। पेंट माई सिटी के तहत जो सबसे बड़ी पेंटिंग जो बनी थी उसको हम याद रखेंगे, सबसे बड़ा स्वच्छता और अपशिष्ट निपटान तंत्र, ये सबसे मतलब बढ़िया पेंटिंग बनाई गई थी और सबसे बड़ी पेंटिंग बनाई गई थी। तो आपको याद रखना है, ठीक है, किससे रिलेटेड सबसे बड़ी पेंटिंग बनी थी। और ना खासतौर पे ये स्टेट पीसेस वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। प्रयागराज कुंभ मेला ये अर्धकुंभ था, ठीक है। इसको देखो अभी क्या होता है कि कुंभ को, अर्धकुंभ को हम कुंभ कह दिए, और जो 12 साल पे कुंभ होगा उसको हम महाकुंभ कहते हैं, ठीक है। पहले उसको कुंभ कहा जाता था और इस वाले 6 वर्ष वाले को अर्धकुंभ कहा जाता था। देखो ऐसे था पहले को अर्धकुंभ कहते थे, दूसरे को कुंभ कहते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि जो 6 वर्ष पे होता था, ये 12 वर्ष पे होता था। लेकिन अब 6 वर्ष वाले को हम कहने लगे कुंभ, ठीक है। 6 वर्ष वाले को हम कुंभ कहते हैं, और जो 12 वर्ष में कुंभ लगता है उसको महाकुंभ कहने लगे हैं। तो आप ये थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट भी इसके याद रखिएगा। प्लस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया प्रयागराज कुंभ मेला 2019 को। तो बस इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, तो एनटीपीसी ने कहा कि हम उन्हीं कंपनियों का बस अधिग्रहण करेंगे जिनका मामला आपका नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में एनसीएलटी में दिवालिया होने की कार्रवाई से गुजर रहा है, उन्हीं कंपनियों को क्या करेंगे, वो अधिकृत करेंगे। तो बस इतना याद रखना है कि एनसीएलटी क्या करता है, जितनी कंपनियां होती है दिवालिया हो जाती है, उनके तहत क्या होता है, उनके जो दिवालिया हो जाती हैं उनके जो प्रोसेस होते हैं सारा वो करने का काम करते हैं कि कंपनी को ऐसे ही मतलब डिजॉल्व किया जाए, कैसे उसके जितने मतलब रिकवरीज होते हैं तो कैसे रिकवर किया जाना है, ये सारे कानून का क्या करती है, वो देखभाल करती है। प्लस कंपनी अधिनियम 2013 के तहत इसका गठन हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा नेशनल एनसीएलटी का, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। आगे बढ़ते हैं। तो अगर इसकी संस्थाओं की बात करें, अगर देखो इसकी संस्थाएं पहले तो दिल्ली हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसमें हर जगह फैला दिया गया। देखो दिल्ली होने से घाटा क्या होता था, सपोज करो आप अगर एनसीएलटी के ब्रांच, अभी तो 11 ब्रांच है, सपोज करो दिल्ली में ही ब्रांच है, आप सपोज करो कोई कंपनी गुवाहाटी में रजिस्टर है या फिर शिलोंग में रजिस्टर या अरुणाचल प्रदेश में रजिस्टर है, वहाँ के बैंक से उन्होंने लोन लिया, वहीं पे एसबीआई था, एसबीआई से उन्होंने लोन ले लिया, कंपनी दिवालिया हो गई। आप सोचो एनसीएलटी का पर्सन दिल्ली से पहले जाएगा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, बस ट्रेन जैसे, गवर्नमेंट का पैसा लगेगा, फिर गया रिपोर्ट वगैरह जो भी केस वगैरह देखा, फिर अगली तारीख मिलेगी 10 दिन बाद की, फिर 10 दिन तो ऐसा तो नहीं है तो बैठा रहेगा गवर्नमेंट का। तो अगर 2% गवर्नमेंट के भेजे उन्होंने तो गवर्नमेंट 2% तो बैठे नहीं रहेंगे, तारीख मिली अगले दिन फिर चला आया वापस, फिर 10 दिन बाद फिर जाएगा, फिर 10 दिन बाद फिर 15 दिन की तारीख मिली फिर आ गया। अब देखो वो पर्सन 2% जो उसने 1 या 2% जिसको भी भेजा उन्होंने, उनकी पूरी लाइफ उसमें ट्रेवल में जा रही है, पहली चीज़। तो इससे क्या होगा, इफिशियंसी कम हो जाएगी। तो इसके लिए क्या किया गया, मतलब ब्रांचेज ऐसे खोले गए कि मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेवल नहीं करना पड़े। अगर आप देखो दिल्ली सेंटर में है, दिल्ली में रखा गया। अहमदाबाद, आप देखो अगर भारत का अगर मैप बनाओ, दिल्ली अगर यहाँ पे हो गई तो अहमदाबाद आपका यहाँ पे हो गया, इलाहाबाद यहाँ पे हो गया, बेंगलुरु यहाँ पे हो गया, ठीक है। उसके बाद चंडीगढ़ इसके ऊपर हो गया, उससे आगे बढ़ोगे तो चेन्नई देखो यहाँ पे हो गया, ठीक है। उसके बाद गुवाहाटी यहाँ पे हो गया, फिर हैदराबाद यहाँ पे हो गया, फिर कोलकाता यहाँ पे हो गया। तो लगभग देखो पूरे इंडिया में इन्होंने अच्छे से ऐसे खोल दिया कि बहुत ज़्यादा ट्रेवल आपको ना करना पड़े। इवन मुंबई में भी यहाँ पे खोला गया। तो इसी वजह से कि आगे अगर कोई कंपनी दिवालिया होती है, कोई प्रोसेस करना हो, तो एटलीस्ट जल्दी जल्दी हम क्या कर सकते हैं, उसे निपटारा कर सकें। इसके लिए इसकी ब्रांचेस भी संख्या बढ़ा दी गई बाद में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वेनेजुएला में आपको पता है संकट को हमने बहुत ज़्यादा, मतलब वेनेजुएला क्राइसिस को लेके बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया था हमने, बट ठीक है। अभी क्या हुआ कि अमेरिका ने इनके लिए, मतलब वेनेजुएला की तरफ से संयुक्त राष्ट्र परिषद में, जिसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, तो उसमें उन्होंने प्रस्ताव लाया जिसके तहत किया गया कि मतलब वेनेजुएला में फिर से इलेक्शन किया जाए। जो अभी के राष्ट्रपति हैं वो सही नहीं है, ये कह के अमेरिका ने प्रस्ताव लाया। तो आपको पता सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं, जिसमें चाइना और रसिया भी हैं, ठीक है। अमेरिका भी एक मेंबर है, अमेरिका ने ये बिल लाया। तो अमेरिका के लाते ही इन दोनों ने वीटो कर दिया, मतलब चाइना ने और रसिया ने वीटो कर दिया। वीटो इन द सेंस कि इसको रिजेक्ट कर दिया। अब थोड़ा सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में भी पढ़ेंगे, उसके पहले वेनेजुएला देखते हैं। देखो ये साउथ अमेरिका में है, ठीक है। साउथ अमेरिका में इसकी वेनेजुएला की राजधानी कैराकस है, तो आप याद रखिएगा, ठीक है।
अब बात करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल की। देखो यूनाइटेड नेशन के 6 पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये अभी स्थगित कर दिया गया 1992 से, शायद 1992 से शायद स्थगित कर दिया गया ये, ठीक है। तो अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अगर हम बात करें तो देखो इसमें 5 तो परमानेंट मेंबर होते हैं, 5 मतलब ये अस्थायी सदस्य हैं। ये वही देश है दोस्तों जो वर्ल्ड वॉर 2 में, ठीक है, एक साथ थे, और इसके बाद अपोजिशन वाले जो थे उनको, उनमें से कोई भी मेंबर्स नहीं है। तो ये एक्चुअली बना भी था जो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था उसके बाद से ही। 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो कि हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं, मतलब 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं, 2 साल 2 साल 2 साल, सबका टेन्योर 2-2 साल ही होता है, बट ये चेंज नहीं होते। ये 5 के 5 क्या हैं, फिक्स हैं, ये 5 फिक्स मेंबर हैं, ठीक है। अब बात करते हैं तो देखो टोटल 15 सीटें में, 15 में से 9 ने अगर हाँ भर दिया, मतलब 5 + 5 ये प्लस 10 ये, 15 में से अगर 9 ने ओके कह दिया तो बिल पास हो जाता है। 15 में से देखो 9 ने ओके कह दिया बिल पास होता है, लेकिन इन 15 में से 5 कौन से होते हैं, 5 ये हमेशा होने चाहिए, ठीक है। ये 5 जो ब्लू वाले हैं ना, ये 5 हमेशा होने चाहिए। मतलब जो परमानेंट मेंबर है, अगर इसमें से किसी एक ने भी ना बोल दिया तो बिल खारिज हो जाएगा, भले ही वोट आपको 14 पड़े हों, 15 से 14 पड़े हों, ठीक है। और 15वें व्यक्ति सपोज करो इसमें से था, सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर से था, और उसने ना बोल दिया, तब भी क्या होगा, आपका बिल खारिज हो जाएगा। तो आप ये पॉइंट्स याद रखिएगा। नॉर्मली तो 9 वोट्स चाहिए होते हैं 15 में से, लेकिन ये 5 इसमें इंक्लूडेड होते हैं। अगर इन 5 ने अगर 5 ने मिल के सब ने ओके नहीं किया, तब क्या बिल खारिज हो जाता है, या फिर जो प्रस्ताव लाना होता है खारिज हो जाता है। किसी एक पर्सन भी इसमें अगर कह दिया कि नहीं, मतलब ब्लू वाले जो परमानेंट मेंबर है, इनके कहने से, हाँ या ना कहने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट ये कि 4 लोग का सपोर्ट चाहिए होता है एटलीस्ट। तो इस 10 में से 4 लोग का एटलीस्ट सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए बिल पास कराने के लिए, ठीक है। तो 15 टोटल स्टेट्स होते हैं, 15 देश होते हैं, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स याद रखना है। और ये फॉर्मेशन 1945 को हुआ था, इसको UNSC के नाम से भी जानते हैं, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। तो इतना पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन एक पूछा था कि उत्तर कोरिया की राजधानी क्या, तो प्योंगयांग है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइमलाइन भी रहा है, इसलिए याद रखिएगा। और उनके जो शासक है किम जोंग है, तो अभी उनकी मुलाकात हुई थी हनोई में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है हनोई वियतनाम में। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब आज का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। मैंने इसलिए लिया कि अगर आप थोड़ा सा अगर पढ़ते भी होंगे तो शायद आप इसको, अगर नहीं भी पढ़ा होगा तब भी आप दे सकते हो। क्योंकि देखो जब IAS का एग्जाम दोगे ना, तो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे जिसको आपने पढ़ा, लग तो रहा है कि पढ़ा है यार, लेकिन लगेगा कि यार नहीं पढ़ा है। तो अब मैं धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चन डाल रहा हूँ जो मैंने कभी, मतलब आपको हो सकता है मैंने कभी पढ़ाया भी हो या फिर नहीं पढ़ाया हो। कुछ क्वेश्चन देखो UPSC में भी आपको ऐसे मिलेंगे, तो हम ऐसे क्वेश्चन अभी से डिस्कस करना चालू करेंगे, जिससे कि आपको धीरे धीरे आदत पड़ने लगे, ठीक है। तो देखो आज बात करते हैं कि हाल ही में भारत से 4 अन्य देशों ने एशियाई राइनो घोषणा पत्र 2019 पर हस्ताक्षर किए। ये किससे संबंधित है? एशियाई शेरों के संरक्षण से, एक सिंह के गेंडों के संरक्षण से, उड़न गिलहरी संरक्षण से संबंधित है, उपयुक्त सभी। तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आशा करता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। अब देखो हम न्यूज़पेपर एक साथ कंबाइंड करके डिस्कस करेंगे 6 और 7 का, ठीक है। तो आज हमारा पूरा सिलेबस में हम पहुँच जाएंगे, तो कल से हम डेली आपको एक दिन का डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह खुश रहिए, लोगों में प्यार बांटते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।